वायुदाब पेटियां हम लोग पढ़ रहे थे। आप लोगों के पास चित्र बना हुआ है, हमको फिर से बनाना होगा। वायुदाब पेटियां पढ़ रहे थे। विषुवत रेखा 0 डिग्री। सबसे पहली पेटी कौन सी थी? क्या 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी है ना, इक्वेटोरियल लो प्रेशर। ठीक है, फिर इसके बाद अगली पेटी कौन सी थी? उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। अक्षांश क्या था? 25 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री उत्तर, ऐसे ना, और ऐसे ही दक्षिण में भी रहेगी 25 डिग्री दक्षिण से 35 डिग्री दक्षिण। इसका क्या नाम था? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, है ना। फिर अगली पेटी क्या अक्षांश है? 60 से 65, 60 डिग्री उत्तर से 65 डिग्री उत्तर, और इधर भी 60 डिग्री दक्षिण से 65 डिग्री दक्षिण। क्या नाम था इसका? सब पोलर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। ठीक, फिर आखिरी जो पेटी है वह क्या से है? 85 डिग्री दक्षिण से 90 डिग्री दक्षिण, 80 है, और 80 डिग्री उत्तर से 80 डिग्री 90 डिग्री उत्तर। ध्रुवीय पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, पोलर हाई प्रेशर, है ना। तो पहले लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। इधर भी नाम लिख देते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, पोलर हाई प्रेशर, और ये जो बची है लो प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर। ठीक है, ये तो पृथ्वी पे सतह की बात हो रही है, पृथ्वी की जो सतह है। फिर पृथ्वी का वायुमंडल भी है। ये पृथ्वी का क्या है? वायुमंडल। और वायुमंडल में भी क्षोभ मंडल। ठीक है, अब बात आ रही समझने वाली बात, कैसे इनका निर्माण होता है। इसमें से जो पहले 2 पेटियां हैं, कौन सी? नाम दे देते हैं। ये पहली पेटी है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी। तो इसमें पहली पेटी इक्वेटोरियल लो प्रेशर और चौथी पेटी पोलर हाई प्रेशर। ये कौन सी पेटी है? तापीय पेटी। तापीय पेटी मतलब इनका जो निर्माण हुआ है वो तापमान के कारण हुआ है। कैसे तापमान के कारण हुआ है? सब लोगों ने बना चुके थे कल, आप लोग जो नहीं बनाए थे बना लीजिएगा। कैसे तापीय पेटी हैं ये समझिए। और बाकी जो 2 हैं, दूसरी उपोष्ण उच्च वायुदाब और तीसरी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, ये हैं गत्यात्मक पेटी। गत्यात्मक पेटी मतलब 2 पेटियां तापीय हैं और 2 कैसी हैं? गत्यात्मक हैं। किस आधार पर? निर्माण के आधार पर
इनका निर्माण कैसे होता है ना। तो तापीय पेटी कहने का मतलब ये है कि पहली पेटी ये है और अगली ये है। तो यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं, हम आपको बताए हैं पहले भी कि सूर्य की किरणें क्या होती हैं, वर्ष भर कौन दो रेखाओं के बीच में लंबवत पड़ती हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। कर्क रेखा कौन सा अक्षांश है, कौन सा मतलब क्या डिग्री कितनी है, 23.5 डिग्री उत्तर। 23.5 डिग्री उत्तर लगभग यहाँ होगा, 25 और 35 के बीच में ही होगा ना, मतलब कर्क रेखा यहाँ कहीं होगी, ऐसे ही मकर रेखा यहाँ कहीं होगी। मतलब इन दोनों के बीच में सूर्य की किरणें वर्ष भर कभी न कभी लंबवत पड़ जाती हैं, है ना। ये नहीं कि वर्ष में जैसे आज का दिन है तो आज के दिन पूरे जगह लंबवत पड़ रही हैं, ऐसा नहीं होगा। हम आपको समय बता चुके हैं, मार्च में विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं, फिर मार्च से जाती हैं यहाँ तक जून तक, जून में कर्क रेखा पर, फिर जून से वापस आती हैं सितंबर में फिर विषुवत रेखा पर, सितंबर से दिसंबर में मकर रेखा पर, और दिसंबर से फिर मार्च में विषुवत रेखा पर। यह चक्र चलता रहता। तो इसके बीच में जैसे मान लो मार्च में यहाँ पे लंबवत है सूर्य की किरणें विषुवत रेखा। अब मार्च से जैसे ही आगे बढ़ता जाएगा दिन, मार्च में भी एक डेट बताए थे ना, 21 मार्च, तो 21 मार्च को विषुवत रेखा के पर लंबवत है, 22 मार्च या 23 मार्च को और उत्तर चली जाएंगी, ऐसे ही एक एक दिन में बदलता रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि इनके बीच में क्या है, विषुवत रेखा मतलब सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत होती हैं। तो लंबवत होने के कारण यहाँ का तापमान तुलनात्मक रूप से इन क्षेत्रों की तुलना में क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। उसमें भी ये जो क्षेत्र है विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे लगभग वर्ष भर जो है इस क्षेत्र में लंबवत ही लगभग किरणें पड़ती रहती हैं। आप इतना समझिए कि इस पूरे बेल्ट में ये वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें पड़ती हैं। बात समझ में आ रही नहीं? तो इसके कारण क्या है, यहाँ का तापमान क्या होता है, सबसे ज़्यादा रहता है, उच्च रहता है। इस कारण से जब यहाँ पे सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ रही हैं, तो सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ेंगी तो तापमान सतह का ज़्यादा होगा, सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ेंगी, पृथ्वी ज़्यादा अवशोषित करेगी। सूर्य की किरणें पड़ेगी तो पृथ्वी ऊष्मा को अवशोषित करेगी ना। सूर्य की किरणें अधिक पड़ने का मतलब है कि सौरिक विकिरण अधिक पड़ रहा है। हम आपको बताए थे इसके पहले कि पृथ्वी है, सूर्य है, सूर्य से जो किरणें आती हैं उनको क्या कहते हैं, सौरिक विकिरण, ठीक है, और पृथ्वी फिर जो उत्सर्जित करती है उनको क्या कहते हैं, पार्थिव विकिरण। तो अगर जहाँ पे सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ रही है वहाँ पे सौरिक विकिरण ज़्यादा पड़ रहा है, तो सौरिक विकिरण ज़्यादा पड़ेगा तो पृथ्वी उसको अवशोषित करेगी, फिर कुछ समय पश्चात क्या करेगी, उत्सर्जित करेगी, कुछ समय पश्चात 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पश्चात, तो पार्थिव विकिरण भी वहाँ पे ज़्यादा रहेगा। ऐसे में यहाँ पे जो हवाएं होंगी वो क्या होंगी, गर्म होंगी, और हवाएं जब गर्म होती हैं तो क्या होती हैं, वो ऊपर की ओर उठती हैं, है ना। हवाएं गर्म होगी तो क्या होंगी, ऊपर की ओर उठेंगे। तो जब हवाएं गर्म होकर के ऊपर की ओर उठ रही हैं तो उस सतह पे दबाव हवा का कम होगा कि ज़्यादा होगा, हैं? बात समझ रहे हैं कि नहीं? जब किसी जगह से, जैसे अभी यहाँ पे हवाएं मान लीजिए बैठ रही थी, तो हवाएं बैठेंगी तो दबाव बनाएंगी ना, और जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो दबाव क्या होगा, कम होगा ना, दबाव कम होगा। जहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा वहाँ पे हवाएं गर्म होगी और ऊपर उठेंगी, जैसे ही हवाएं ऊपर उठेंगी दबाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिमाग में ये बात ध्यान रखिए, तापमान बढ़ेगा, हवाएं गर्म होंगी तो ऊपर उठेंगी तो दबाव क्या होगा, कम होगा, और जैसे ही दबाव कम होगा तो निम्न वायुदाब कहेंगे, उसको लो प्रेशर कहेंगे। दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को, नहीं तो बहुत परेशान रहेंगे। अगर तापमान बढ़ता है किसी जगह का तो हवाएं गर्म होंगी, गर्म होकर ऊपर उठेंगी तो वहाँ पे हवा का दबाव कम होगा, उसी को निम्न वायुदाब कहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये लो प्रेशर वाला क्षेत्र है, तो यहाँ से जो हवाएं, ये सतह है ना, पृथ्वी की सतह है, ये सतह का आधा भाग हमने बनाया है ऐसे, इसको बीच से काट दीजिए तो आधा भाग ऐसे बना है,
तो इसमें पेटियां ऐसे ऐसे बनाए हैं ये, ठीक है। तो इसके इधर जो दिखाए हैं तो ये इधर वाला क्षेत्र है। समझ पा रहे हैं कि नहीं हमारी बात? ये पृथ्वी है, इसको बीचों बीच ऐसे काट दिया है, इसका आधा टुकड़ा बनाया है ये, ठीक है। तो ये वाला जो भाग बना हुआ है, इसके बाद वाला वायुमंडल, ये क्या कौन सा भाग है जो इसको ऐसे घेरे हुए, ठीक है। तो जो हवाएं यहाँ पे दिखाएंगे, इधर जो गति दिखाएंगे वो इस पे दिखाएंगे, इधर जो दिखाएंगे वो हवा में ऊपर गति होगी, सतह के ऊपर, ठीक है ना। तो जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हवाएं गर्म होके ऊपर उठेंगी तो सतह से ऊपर उठेंगी ना, हवाएं गर्म होंगी तो सतह से ऊपर उठेंगे, तो उसको हम इधर दिखाएंगे। तो ये हवाएं गर्म हुई और क्या हुई, ऊपर उठ गई, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पे तापमान ज़्यादा होने के कारण हवाएं गर्म हुई और गर्म होके ऊपर उठ गई, इसीलिए यहाँ पे कौन सा प्रेशर बना है, लो प्रेशर, निम्न वायुदाब, ठीक है। पहली पेटी समझ में आई कैसे बनी। दूसरी पेटी पे आइए, इसी वाले पे, यहाँ पे ध्रुवों पे। आपको पता है ध्रुवों पे सबसे कम तापमान रहता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पहुँचती हैं और बहुत ही कम समय के लिए वहाँ पे दिन होता है। मतलब वहाँ पे जो दिन होता है, मतलब दिन कैसे होता है, सूर्य की किरणें आती हैं उसी को हम दिन कह रहे हैं, बंद हो जाती हैं रात कह रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे जो सूर्य की किरणें पहुँच रही हैं बहुत ही कम मात्रा में पहुँच रही हैं, और जो पहुँच भी रही हैं वो तिरछी, सूर्य की किरणें तिरछी पहुँचने का मतलब है कि तिरछी जब पहुँचती है तो ऊष्मा जो है बहुत कम रहती है। आप दोपहर में 12 बजे धूप में बैठिए आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी, 10 बजे बैठिए कम लगेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो तिरछी आती हैं, तो जब वो अपने मार्ग में तिरछी आती हैं तो तिरछी, जैसे मान लीजिए यहाँ से सूर्य है, यहाँ तक जाना है, अगर सीधे जाएंगी किरणें तो ऊर्जा का जो लॉस है, एनर्जी का जो लॉस है, क्योंकि ये जब ट्रैवल कर रही हैं तो कोई सी मीडियम से ट्रैवल कर रही है ना, यहाँ पे हवा धूल के कण आदि हैं, तो इसमें ऊर्जा का लॉस कम होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा आप तक पहुँच पाती है। लेकिन यही किरणें अगर तिरछी जाएँ तो इनको ज़्यादा दूरी तय करना है, और ज़्यादा दूरी तय करने से इनकी जो एनर्जी की लॉस है वो ज़्यादा हो जाती। तो इस कारण तिरछी किरणों में क्या होता है, उतनी ऊष्मा आपको प्राप्त नहीं होती। तो इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वर्ष भर, जिसके कारण यहाँ का तापमान कम होता है। ऐसे में क्या होता है, यहाँ का तापमान कम होगा तो जो यहाँ पे हवाएं होंगी वो क्या होंगी, ठंडी होंगी। हवाएं ठंडी होती हैं तो भारी हो जाती हैं, जब भारी हो गई तो भारी होंगी तो ऊपर जाएंगी कि नीचे, नीचे आएंगी। तो जब नीचे आएंगी तो उस जगह पे हवा का दबाव क्या होगा, बढ़ जाएगा, उसी को उच्च वायुदाब कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च वायुदाब, ठीक है। तो ऐसा दोनों क्षेत्रों में होता है, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो जब यहाँ पे उच्च वायुदाब है मतलब हवाएं क्या हो रही हैं, बैठ रही हैं, तो वायुमंडल से बैठेंगी ना, सतह ऊपर से बैठेंगी नीचे की ओर, तो यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे बैठते हुए ये नीचे की ओर जा रही है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जाएंगी नीचे की ओर, ठीक है। इतने में किसी कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है ना, दोनों क्लियर है। तापमान के कारण दोनों का निर्माण है। यहाँ पे ज़्यादा तापमान के कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ रही हैं, निम्न वायुदाब बन रहा है। यहाँ पे बहुत ही कम तापमान के कारण ठंडी हवाएं हैं जो कि भारी होकर बैठ रही हैं, ठीक है। मेन ये है इनका निर्माण, गत्यात्मक पेटियाँ। गत्यात्मक पेटियाँ कौन सी हैं? एक तो यहाँ पे है उपोष्ण उच्च वायुदाब और एक यहाँ पे है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, ठीक है। सबसे पहले ये वाली पेटी देखिए, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। कल हम आपको एक कोरियालिस बल बताए थे। कोरियालिस बल हमें बताए थे कि जब आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो जो हवाएं चलती हैं वो अपने मार्ग से विचलित होती जाती हैं। वो सीधे जाना था तो मुड़ती जाती हैं, और जैसे जैसे इधर जाते हैं उतना ही ज़्यादा विचलन बढ़ता जाता है। विषुवत रेखा पर बिल्कुल विचलन नहीं होता है हवाओं के मार्ग में, ध्रुवों पे सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इसके निर्माण में, इस पेटी के निर्माण में कोरियालिस फोर्स का ही है रोल है ना। कैसे? जैसे जैसे इधर जाएंगे तो कोरियालिस फोर्स के कारण हवाएं क्या होती हैं, अपने मार्ग से विचलित होने लगती हैं।
तो जब इस क्षेत्र में पहुंचती हैं तो यहाँ पे हवाएं सतह से ऊपर की ओर उठने लगती हैं कोरियालिस फोर्स के कारण। क्या होती हैं हवाएं? सतह से ऊपर की ओर उठने लगती हैं, और इस क्षेत्र की तुलना में यहाँ का तापमान कैसा रहता है? ज़्यादा रहता है। भाई यहाँ ठंडा तापमान जो है तुलनात्मक होता है। तापमान हमेशा क्या होता है? तुलनात्मक। कोई चीज़ आपको ठंडी क्यों लगती है? आपका हाथ गर्म है, आपने ठंडी चीज़ को छुआ, तो जो तापमान आपके हाथ का है और जो ठंडी चीज़ का है दोनों में अंतर था, तो आपको समझ में आया, तो आपको ठंडा महसूस हुआ। वहीं कोई गर्म चीज़ होती तो गर्म महसूस होता। मतलब तापमान हमेशा रिलेटिव होता है ना, एक दूसरे के तुलना में। आप देखते हैं ना कि मुझे ठंडी लग रही है, तुम्हें गर्मी लग रही है, तो आपको ज़्यादा तापमान महसूस हो रहा है, मुझे कम महसूस हो रहा है। तो दो चीज़ों के बीच में तुलना होती है तापमान में। तो यहाँ पे इस क्षेत्र की तुलना में यहाँ का तापमान ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा हवाएं गर्म भी होती हैं। उतना गर्म नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा, थोड़ा गर्म होंगी। और उसको बल कैसे मिल जाता है? कोरियालिस फोर्स के कारण वो हवाएं क्या होती हैं? विक्षेपित होती हैं, और विक्षेपित होकर क्या होती हैं? ऊपर की ओर उठने लगती है। तो दो कारण हैं। पहला सबसे महत्वपूर्ण कारण कोरियालिस फोर्स है, जिसके कारण यहाँ पे ज़्यादा बल लगता है, और ज़्यादा बल लगने के कारण वो हवाएं क्या होती हैं? ऊपर की ओर उठती हैं। दूसरा, थोड़ा बहुत तापमान यहाँ के तुलना में तुलनात्मक यहाँ ज़्यादा होता है, उसके कारण भी उनको ऊपर उठने का बल मिलता है। इसीलिए गत्यात्मक है। गत्यात्मक क्यों है? कोरियालिस फोर्स के कारण। तो आपके सवाल में, आपके दिमाग में एक और सवाल आना चाहिए कि सबसे ज़्यादा तो यहाँ होता है कोरियालिस फोर्स, तो यहाँ हवाएं बैठ क्यों रही हैं? यहाँ भी उठ जाना चाहिए। यहाँ पे बैठने का कारण यह है हवाओं के कि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा है। गुरुत्व बल ध्रुवों पे सबसे ज़्यादा, इसीलिए ध्रुव क्या है? चपटे हैं। आपने पढ़ा होगा अगर, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? सबसे ज़्यादा है, उसके कारण ध्रुव कैसे है? चपटे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होने के कारण, तापमान कम होने के कारण यहाँ पे हवाएं बैठती हैं। भले कोरियालिस पर ज़्यादा है, लेकिन तब भी वो क्या होती हैं? बैठती हैं। यहाँ पे तुलनात्मक तापमान ज़्यादा होने के कारण इसके तुलना में, और कोरियालिस फोर्स ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे हवाएं क्या होती हैं? विक्षेपित होकर के सतह से ऊपर की ओर उठती हैं। तो यहाँ पे हवाएं क्या होंगी? ऊपर उठेंगी। ठीक है, इसका निर्माण समझ में आया? अब देखिए, यहाँ पे हवाएं जब सतह से ऊपर की ओर उठ रही हैं, तो ऊपर से जब उठती हैं तो क्षोभ मंडल का जो ये सतह है, क्षोभ मंडल की जो सीमा है, उसका क्षोभ सीमा कह रहे थे, वही समझ लीजिए। तो ये जब यहाँ से पहुँचती हैं तो यहाँ से एक इधर डाइवर्ट हो जाती है और हवाएं कुछ इधर डाइवर्ट हो जाएंगी। ऊपर जाएंगी तो कहीं ना कहीं तो जाएंगी ना, एक जगह तो रुकेंगी नहीं। तो ऐसे ऊपर जाती हैं, फिर ऐसे, जैसे हम लोग संवहनिक ऊर्जा तरंगे पढ़े थे उसमें दिखा रहे थे ना, वैसे ही होता है यहाँ पे। ठीक है, अब इनसे और यहाँ भी ऊपर उठ रही हैं तो कुछ इधर जाएंगी, कुछ इधर आएंगी, है ना। हवाएं क्या होंगी? डाइवर्ट होती जाएंगी, है ना। यहाँ क्या हो रहा है? अभिसरण हो रहा है, अपसरण हो रहा है, दूर जा रही है ना। अब देखिए यहाँ पे इधर से उपध्रुवी निम्न वायुदाब से हवाएं जो ऊपर उठ रही थी वो टकरा के कुछ चली जा रही हैं इधर की तरफ, जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब की तरफ है, और कुछ चली आ रही हैं इधर की तरफ। यहाँ से भी कुछ इधर चली जा रही हैं, कुछ इधर। यहाँ पे ये जो दोनों टकराती हैं, ठीक है ना, जब ये दोनों टकराती हैं इनका अभिसरण होता है। फिर इसके बाद क्या होता है? अभिसरण से ये हवाएं क्या होती हैं? यहाँ पे अवतलन करती हैं, नीचे की ओर गति करती हैं। ऐसे में इनके नीचे की ओर गति करने के कारण यहाँ का जो दाब है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ का इस क्षेत्र का दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और एक नई पेटी का निर्माण होता है जिसको क्या कहते हैं? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। बात समझ में आई कि नहीं? इसका निर्माण कैसे हुआ? उपध्रुवी निम्न वायुदाब, यहाँ का इस क्षेत्र की तुलना में तापमान थोड़ा ज़्यादा रहता है, जिसके कारण हवाएं थोड़ा गर्म रहती हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण कोरियालिस फोर्स है, जिसके कारण यहाँ की हवाएं विक्षेपित होकर के ऊपर की ओर उठती हैं। जब ऊपर की ओर उठती हैं तो कुछ इस तरफ चली जाती हैं, इस दिशा में, कुछ इस दिशा में चली जाती हैं।
यहाँ पे पहले से ही तापमान ज़्यादा होने के कारण हवाएं अपने से ऊपर उठ रही थी, तो कुछ इस दिशा में कुछ इस दिशा में गति कर रही हैं। जब यहाँ इस वाली हवा और ये वाली हवा दोनों टकराती हैं, अभिसरण होता है, तो नीचे की ओर क्या करती हैं, अवतलन करती हैं। उसके कारण इस क्षेत्र में हवा का दबाव क्या होता है, बढ़ जाता है, और इससे यहाँ पे एक पेटी का निर्माण होता है, जिसको क्या कहते हैं, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। इसी कारण इनको गत्यात्मक पेटी कहते हैं, इस वाली को और इस वाली को। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे होगा, यहाँ पे लो प्रेशर है तो हवाएं ऊपर उठेंगी, इधर की ओर गति करेंगी, यहाँ जहाँ दोनों टकराएंगी वहाँ क्या होगा, अवतलन होगा, और हाई प्रेशर का क्या होगा, निर्माण होगा, और कुछ हवाएं इधर चली आएंगी। ठीक है, ये तो वायुमंडल में गति हो रही है। जैसे मान लीजिए ये सतह है, यहाँ लो प्रेशर है, तो यहाँ हवा ऊपर उठेगी, तो कुछ इधर चली जाएंगे, कुछ इधर चली जाएंगे, फिर कहीं जाके बैठेंगी तो हाई प्रेशर बनेगा। तो ये तो वायुमंडल की गति है जो अभी दिखा है, लेकिन इनमें नीचे भी तो गति होगी, क्षैतिज गति, जिसको पवन कहते हैं। इसको पवन नहीं कहेंगे जो ऊपर ऊपर जा रही है, पवन कहाँ चलेंगी, सतह पे, क्षैतिज। हवाओं की क्षैतिज गति को क्या कहते हैं, पवन। ये हवाओं की ऊर्ध्वाधर गति है, इससे कोई मतलब नहीं है। हवाएं, पवनें जो चलती हैं वो सतह पे चलेंगी, वो यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ। ये आपको कुछ यहाँ पे डब्बा टाइप का दिख रहा है, डब्बा दिख रहा है ना, इन डब्बों को कहते हैं कोष। क्या कहते हैं, कोष। ये वैज्ञानिकों ने खोजा था, उन्हीं के नाम पर रखा गया है, तो इनका नाम आपको जानना चाहिए। तो ये वाला जो है, ये कोष है, किसके पास, विषुवतीय निम्न वायुदाब और उपोष्ण उच्च वायुदाब के बीच में जो कोष बनता है, इसको कहते हैं हेडली कोष। क्या कहते हैं, हेडली कोष। ठीक है, हेडली वैज्ञानिक है, उनके नाम पर है। ठीक है ना, हेडली कोष। दूसरा जो है, यहाँ पे उपोष्ण उच्च वायुदाब और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के बीच में फेरल कोष। फेरल वैज्ञानिक है, फेरल का नियम बताए थे ना, फेरल का नियम कल बताए थे, अभी उसका काम लगने वाला है, फेरल कोष। ठीक है, यहाँ भी फेरल कोष होगा। ठीक है, अगला जो है वह है पोलर कोष। पोलर कोष, पोलर कोष। आगे इनका बहुत अभी यूज होगा जब हम लोग चक्रवात पढ़ेंगे, जेट धाराएं पढ़ेंगे, इसलिए इनको ध्यान में रखिएगा, सीरियस में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पवनों की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। सबसे पहले इसी चित्र में मैं आपको 3 पवनों को दिखा दे रहा हूं, उनके बारे में हम लोग विस्तार से अभी बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले एक बेसिक चीज फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर ये सतह है और इस सतह पे अगर तापमान ज़्यादा है, तो तापमान ज़्यादा होने से क्या होगा, हवाएं गर्म होंगी, गर्म होंगी तो ऊपर जाएंगी, ऊपर उठेंगे कि नहीं। अब मान लेते हैं ये दूसरा जो सतह है वहाँ पे तापमान क्या है, ज़्यादा है, तापमान क्या है, कम है। तो ऐसे में यहाँ पे हवाएं क्या होंगी, बैठेंगी। तो यहाँ से हवाएं जो हैं ऊपर उठ रही हैं और यहाँ से बैठ रही हैं, तो ये क्षेत्र खाली हो जाएगा, यहाँ पे ये क्षेत्र खाली हो जाएगा। तो ऐसे में ये जो ऊपर जाती हैं ये इधर की ओर ट्रैवल करती हैं, और ये जो नीचे आती हैं ये इधर। तो ये जो यहाँ पे कौन सा दाब का क्षेत्र बनेगा, हाई प्रेशर, उच्च वायुदाब, और यहाँ पे लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ये जो सतह पे हवाएं चल रही हैं, इनको क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। ठीक है ना, दिमाग में है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर सतह पे जो हवाएं चलती हैं उनको क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। अब आइए, अब बस आपको देखना है हाई प्रेशर और लो प्रेशर।
सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, ये वाला, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, ये पूरी पट्टी, ये ध्रुवीय विषुवतीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। तो यहाँ पे कहाँ से हवाएं चलेंगी? इन दोनों के बीच में हवाएं किधर चलेंगी? रुक जाओ, तुम बताओ जी। ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, तो जो पवन चलेगी वो कहाँ से कहाँ चलेगी? यहां से ऊपर की ओर बैठो, उधर कोने में, यहां से, क्यों? यहां पे लो है, यहां पे क्या है? तो हाई से लो की ओर चलेगी हवाएं, है ना? तुम काहे उल्टा बोल रही थी जी? यहां पे अभी बताए है ना, हाई प्रेशर से किधर चलेंगी? लो प्रेशर की ओर। हाई प्रेशर, बैठिए, हाई प्रेशर का मतलब दिमाग में जब हाई प्रेशर आए तो तुरंत दिमाग में आए कि हवाएं बैठ रही हैं, हवाएं नीचे आ रही हैं। और जैसे ही लो प्रेशर दिमाग में आए तो वहाँ पे आए कि हवाएं ऊपर उठ रही हैं। बस इतना ध्यान रखिए। तो जहाँ हवाएं नीचे बैठेंगी वहीं से चलेंगी, ठीक है ना? यहाँ पे हवाएं ऊपर से बैठ रही हैं ना, यहाँ पे दिखाए हैं। तो जब ऊपर से बैठ रही हैं और इधर क्या हो रही हैं? ऊपर जा रही हैं, तो यहाँ से इधर जा रही हैं, फिर यहाँ से फिर इधर आएंगी। तो इसीलिए यहाँ से इधर की ओर हवाएं चलेंगी। अब हवाएं चलना चाहिए ऐसे, चलना तो ऐसे ही चाहिए था, लेकिन यहाँ पे फेरल का नियम लागेगा। फेरल का नियम क्या था, तुम बताओ? क्या? उत्तर की ओर जो हवाएं चलेंगी, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर की ओर नहीं, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं जहां से चलेंगी वो अपने मार्ग से किधर मुड़ जाएंगी? दाईं ओर। बैठो, बहुत अच्छा। तो यहां से चलना है इनको, आना सीधे चाहिए था, लेकिन ये दाईं ओर मुड़ेंगी। तो आप अगर इधर खड़े होकर के इधर अपना मुंह करेंगे तो दाईं ओर किधर होगा? इधर होगा, है ना? तो ये ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है? समझ में आई बात? ऐसे ही यहां भी हाई प्रेशर है, यहां भी लो प्रेशर है, तो यहां से भी हवाओं को ऐसे चलना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे चलेंगी नहीं। तो दक्षिणी गोलार्ध में किधर मुड़ेंगी? बाईं तरफ। तो खड़ी रहो तुम, यहां पे जैसे मान लो खड़ी हो गई, तो यहां से किधर की ओर? इधर की ओर, किधर की ओर? इधर की ओर। तुम यहां पे खड़ी हो, तुम इधर की ओर ना, बैठो। तो ये किधर मुड़ जाएंगी? ऐसे, ठीक है? इनको कहते हैं व्यापारिक पवनें। क्या कहते हैं? व्यापारिक पवनें। इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे अभी। फिर आगे आइए, यहां पे हाई प्रेशर है, देखिए हाई प्रेशर है, यहां पे लो प्रेशर है। तो यहां से ऐसे हवाएं चलनी चाहिए थी, लेकिन ये उत्तरी गोलार्ध है ना, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जहां से चल रही हैं उधर से दाएं मुड़ जाएंगी, तो ऐसे मुड़ेंगी इधर की ओर, ठीक है? यहां पे भी हाई प्रेशर है, यहां पे भी लो प्रेशर है। तो हाई से लो की ओर हवाएं चलनी चाहिए, लेकिन ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो कहां मुड़ेंगी? बाईं तरफ। इधर खड़े होंगे ऐसे करके तो बायां इधर है, तो मतलब ऐसे मुड़ेंगी इधर। इनको कहते हैं पछुआ पवने। पछुआ पवने, पछुआ पवने। अगला, यहां हाई प्रेशर है, यहां लो प्रेशर। तो हाई से लो की ओर चलनी चाहिए सीधी, लेकिन क्या? ये उत्तरी गोलार्ध होने के कारण फेरल का नियम लगेगा और पवनें किधर मुड़ जाएंगी? दाईं तरफ। तो ये वाली जो पवन है वो एग्जैक्ट इस वाली पवन की दिशा में चलती है। इसको कहते हैं ध्रुवीय पवनें, और ये है व्यापारिक पवनें। तो ध्रुवीय पवनें और व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? सेम होगी, ठीक है? उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। यहाँ देखिए, ये व्यापारिक पवनें हैं, ये ध्रुवीय पवनें हैं, ठीक है? इनको कहते हैं ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय पवन,
ठीक है, ध्रुवीय पवन, ठीक है। तो ये चित्र कई बार बना के दिमाग में बैठा लीजिएगा। कल हम लोग पवनें पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहले व्यापारिक पवनें और पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं से आगे हम लोग चक्रवात और बादल आदि का निर्माण पढ़ेंगे, ठीक है।